सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कोरोना जैसी महामारी के मध्य विज्ञान के विद्यार्थी के लिए अध्ययन की निरंतरता के लिए यह एकमात्र विकल्प है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने ज्ञान को अपडेट रख सकता है। जहाँ तक विद्यार्थियों हमारी कक्षा 12 फिजिक्स की बात है, हमारी 12वीं का जो फिजिक्स का पेपर है वो कुल 100 नंबर का होगा, जिसमें 14 नंबर विद्यालय स्तर पर सत्रांक के हैं, 30 नंबर प्रायोगिक परीक्षा के और 56 नंबर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र हमारे से लिया जाता है। हमारी जो फिजिक्स है वो कुल मिलाकर 17 पाठ में विभक्त है। इन 17 पाठों को 5 यूनिट में विभक्त किया गया है। आज हम लोग, चूँकि हमारी शुरुआत है, आज हम लोग हमारी पहली यूनिट के पहले पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। पहले यूनिट का विद्युतिकी। इस स्थिर विद्युतिकी में बच्चों आप लोगों को 4 पाठ पढ़ने हैं। पहले पाठ का नाम विद्युत क्षेत्र, दूसरे पाठ का नाम गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, तीसरे पाठ का नाम विद्युत विभव और चौथे पाठ का नाम विद्युत धारिता। इस प्रकार से हमारा ये जो यूनिट है वो 4 भागों में विभक्त है। आज हम लोग इस हमारी इकाई के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले अपन लोग ये जानते हैं कि स्थिर विद्युतिकी क्या होती है। आप लोगों के सामने शब्द है विद्युतिकी। विद्युतिकी शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इस विद्युतिकी का सब नाम सामने आने का मतलब तुरंत यह हो गया, इसमें कहीं न कहीं आवेश का उल्लेख है। तो आप क्या बोलेंगे? विद्युतिकी अपने आप में भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युतिकी। अब इस विद्युतिकी से पहले बच्चों एक शब्द जुड़ा हुआ है स्थिर। इसका मतलब आप बोलेंगे स्थिर विद्युतिकी विद्युतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी हमारी यह जो विद्युतिकी है यह बच्चों 2 भागों में विभक्त हो गई। एक को बोल देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी और एक को बोल देते हैं हम लोग गतिक विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये 2 इसकी शाखा हो गई। तो इस पाठ का परिचय यह हो गया। इसमें हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा के तहत करते हैं वह स्थिर विद्युतिकी। अब इस स्थिर विद्युतिकी में बच्चों सबसे पहले अपन लोग हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं घर्षण विद्युत से। एक महान भौतिकविद हुए हैं जिनका नाम था विद्यार्थियों मिलिटस के थेल्स। आप लोगों को इनका नाम भले याद रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिलिटस के थेल्स जो ग्रीस राष्ट्र से संबंधित थे, उन्होंने क्या बताया कि यदि एम्बर को, ये जो एम्बर है, इस एम्बर का ग्रीक नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रम, और इस इलेक्ट्रम से भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा डेवलप हो गई? यह बन गई इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में विद्युतिकी। तो इलेक्ट्रम को यदि किसी रेशेदार पदार्थ से रगड़ते हैं, जो मिलिटस के थेल्स ने बताया, एम्बर को किसी रेशेदार पदार्थ से, रेशेदार पदार्थ में क्या हो सकता है? बिल्ली की खाल हो सकती है, शेर की खाल हो सकती है, ऊन हो सकती है। यदि एम्बर को किसी रेशेदार पदार्थ से रगड़ते हैं तो विद्यार्थियों उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, घास फूस के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया? एम्बर को जब हमने रगड़ घर्षण, और उस घर्षण से में उसमें शक्ति आ गई जिससे वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब उसका क्या हो गया? आवेशन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे?
घर्षण के कारण से पदार्थ का आवेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं घर्षण विद्युत। यानी एम्बर को किसी रेशेदार पदार्थ से रगड़ते हैं तो वह घास फूस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसको बोलते हैं हम लोग घर्षण विद्युत। दैनिक जीवन में अपन लोग इस बात का भली भांति एहसास करते हैं। हमारे पास में जो बाल संवारने के लिए कंघा होता है, उस कंघे को यदि हम लोग हमारे सूखे बालों में रगड़ें तो उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है, वो भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ चिपका लेता है। इसी प्रकार से हमारी जो शर्ट है, ये शर्ट जब हमारे शरीर से चिपकी हुई है, इसके साथ में जब ये रगड़ी जाती है तो चटकने की सी जो आवाज़ आती है वो भी अपने आप में क्या हो गया, घर्षण विद्युत। तो कहने का मतलब घर्षण विद्युत का यदि हम एक सामान्य सा अर्थ जाने तो यह हो गया घर्षण के कारण से किसी पदार्थ का आवेशन हो जाना, किसी पदार्थ का आवेशित हो जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, घर्षण विद्युत। समझ में आ गई बात। अब इस घर्षण विद्युत में जो आवेशन वाली बात है, इस आवेशन वाली बात को हम तभी क्लियर कर पाएंगे जब हम लोग विद्यार्थियों अर्थ जाने विद्युत आवेश का। क्या होता है विद्युत आवेश? वैसे तो विद्यार्थियों विद्युत आवेश की कोई ऑथेंटिक परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लोगों ने ये जो प्रयोग पढ़े हैं उन प्रयोगों के आधार पर हम लोग समझा सकते हैं। यानी एम्बर को यदि रेशेदार पदार्थ से नहीं रगड़ा जाता तो वह कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। इसका मतलब उसमें एक विशेष गुण आ गया जिससे वह सामान्य से भिन्न व्यवहार दर्शा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके फलस्वरूप वह सामान्य से भिन्न व्यवहार दर्शाता है। क्या बोलेंगे, पदार्थ आवेशित हो गया, इसका मतलब सामान्य से भिन्न व्यवहार दर्शा रहा है। तो यह हो गया है विद्युत आवेश का अर्थ। और अपन लोग चूंकि हमें फिजिक्स काफी पढ़नी है, इस विद्युत आवेश के कारण से अपन लोग आगे वाले चैप्टरों में पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का संबंध किससे है, विद्युत आवेश से। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण से यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाता है। इसका मतलब आवेश की वजह से ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और आवेश की वजह से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आ गई बात। यह हो गया विद्युत आवेश। सामान्य अर्थ यह हो गया, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा लाक्षणिक गुण है जिसके कारण से पदार्थ सामान्य से भिन्न व्यवहार दर्शाता है। अब इसका अर्थ जानने के पश्चात विद्यार्थियों अपन लोग आते हैं इस विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा। हम लोगों ने कक्षा 9वीं में बात पढ़ी थी, 8वीं में पढ़ ली थी हमने। धारा की जब परिभाषा सीखते हैं I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इससे यहाँ पर Q बराबर आ जाएगा IT। I का मतलब विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो अपन लोग कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेश है उसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर गुणा सेकंड। इसका जो प्रचलित मात्रक है वह होता है विद्यार्थियों कूलाम। आवेश का जो प्रचलित मात्रक है वह होता है कूलाम, या बोल सकते हैं आप लोग एम्पियर गुणा सेकंड। ये तो बात हुई हमारी एमकेएस की। मात्रक की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, एमकेएस है, सीजीएस है, एपीएस है। हालांकि एपीएस चलन में नहीं है। जब बात करें अपन लोग एमकेएस की तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। जब अपन बात करें सीजीएस की, आप लोग ध्यान रखना बच्चों, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है ESU, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक। जैसे अपन लोग लंबाई के मात्रक की बात करते हैं मीटर और सेंटीमीटर, हम लोगों को रिलेशन पता है 1 मीटर बराबर इतने सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से हमें कूलाम और ESU का रिलेशन पता होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखेंगे 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। कूलाम एमकेएस पद्धति में मात्रक और ESU सीजीएस पद्धति में मात्रक।
आवेश का एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये जो EMU है, इस EMU का कूलाम और ESU के साथ रिलेशन होता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, एक EMU बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 10 ESU। इसको आप लोगों ने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। आपने कह दिया एक EMU बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 1। ये 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU, 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU किसके बराबर? 1 कूलाम के। 1 कूलाम को किससे गुणा किया? 10 से। तो हम लोग कह सकते हैं 1 EMU बराबर 10 कूलाम। तो ये छोटा सा रिलेशन है, हमें पता होना चाहिए कि कूलाम और ESU में क्या रिलेशन होता है। 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU और 1 EMU बराबर हो गया 10 कूलाम। इसके अलावा बच्चों आवेश का एक और अन्य मात्रक होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं फैराडे। आप लोग ध्यान रखेंगे, एक इससे मिलता जुलता शब्द और आता है फेरड। तो आप लोग कई बार जल्दबाजी में आवेश का मात्रक फेरड बोल देते हैं, ये नहीं होगा। आप लोगों को जब चौथा चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय शब्द आएगा विद्युत धारिता, जिसका मात्रक होगा फेरड। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? न फेरड, अपितु क्या बोलेंगे आप लोग? फैराडे। और इस फैराडे और कूलाम में भी एक संबंध है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। ये बच्चों हमारे आवेश के मात्रक के बारे में जानकारी हो गई। आवेश का मात्रक जानने के पश्चात हम लोगों को बच्चों इसकी प्रकृति जाननी है। आप लोग देख रहे हैं I बराबर Q/T। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। तो स्वतः ही स्पष्ट हो गया आवेश भी कैसी राशि है? अदिश राशि। सामान्य अर्थों में अपन लोग समझ रहे हैं आवेश की प्रकृति अदिश, आवेश का मात्रक कूलाम, CGS में ESU और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, एक अन्य मात्रक फैराडे। हम लोग बच्चों इसकी विमा जानना चाहें तो Q बराबर क्या है? IT। तो इसकी विमा में एम्पियर की विमा होती है A और समय की विमा होती है T। तो इसकी विमा हो गई है 80। इसकी विमा हो गई 80। इसको आप ढंग से लिख सकते हैं, यह आ जाएगा M0 L0 T1 A1। ये इसकी विमा आ गई है। आगे बढ़ते हैं। आवेश का अर्थ जान लिया, आवेश का मात्रक जान लिया, आवेश की प्रकृति जान ली, आवेश की विमा जान ली। अब विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। इस आवेश में जो घर्षण विद्युत का अर्थ स्पष्ट होने के पश्चात में वैज्ञानिकों की टीम निरंतर प्रगति करती रही। एक और महान भौतिकविद हुए जिनका नाम था फ्रैंकलिन बेंजामिन। फ्रैंकलिन बेंजामिन नाम के भौतिकविद ने विद्यार्थियों आवेशों का जो प्रकार जिसको हम बोलते हैं धन आवेश और ऋण आवेश, उसके बारे में समझाया। आपको संक्षेप में समझाता हूं मैं, कोई विशेष बात नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ दी। इस कांच की छड़ को उन्होंने सिल्क के कपड़े से रगड़ा। सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई ये जो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ के पास में विद्यार्थियों बेंजामिन एक अन्य कांच की छड़ लेकर आए। वो छड़ भी किससे रगड़ी हुई थी? सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई। तो उन्होंने क्या पाया, ये दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। एक और प्रयोग करके देखा उन्होंने कि यदि कांच की छड़ की बजाय एबोनाइट की छड़ लें, ये एबोनाइट की छड़ ली उन्होंने। इस एबोनाइट की छड़ को उन्होंने फर से रगड़ा। फर का मतलब बिल्ली की खाल, शेर की खाल। इस फर से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ के पास में एक दूसरी फर से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ लेकर आए। तो उन्होंने क्या पाया, ये छड़ भी इन्हीं छड़ों की भांति एक दूसरे से दूर हटती है। लेकिन उन्होंने एक आश्चर्यजनक प्रयोग किया कि यदि सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ के पास में फर से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ लेकर आते हैं तो ये एक दूसरे से दूर नहीं हटती है, अपितु एक दूसरे की ओर आती है। तो इस आधार पर विद्यार्थियों
ये बात प्रमाणिक हो गई कि सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ और फर्श से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ पर आवेश जो होता है वह विपरीत प्रकृति का होता है। यहां से आवेशों का वर्गीकरण समझाया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। अपने प्रयोगों के आधार पर इन वैज्ञानिकों की टीम ने प्रामाणिकता के आधार पर यह सिद्ध करके बता दिया कि सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ तो कैसी होगी, धनावेशित, और फर्श से रगड़ी की छड़ है वो कैसी होती है, ऋणावेशित। ये एक परिपाटी पड़ गई, एक मान्यता पड़ गई कि सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ तो धनावेशित और फर्श से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित। ये दोनों प्रतिकर्षित हो रही है, इसका मतलब इन पर समान प्रकृति का आवेश है। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, इसका मतलब इन पर विपरीत प्रकृति का आवेश है। बोलो, बात समझ में आ गई। इसके बाद में बच्चों ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात आई, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश वाली बात आई, ये तभी संभव है, यानी इस आधार पर एक बात महत्वपूर्ण समझाई गई कि किसी भी पदार्थ का जो आवेशन होता है वह आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही संभव होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से संभव होता है। कहने का मतलब जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसका मतलब जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो हो गए हैं अपने आप में ऋण आवेशित। तो ध्यान देना बेटा, सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ धनावेशित होगी, इसका मतलब ये छड़ पर जो धनावेश आया है इसका मतलब सिल्क का कपड़ा कैसा हो गया, ऋणावेशित। फर्श से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ है ये ऋणावेशित, इसका मतलब फर पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश। ये सामान्य सी बात है, यानी इस आधार पर हमने यह बात क्लियर कर ली है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।